हेलो ट्वेल्थ क्लास और गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। और आज हम लोग बच्चों नया फर्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का हम लोगों ने एक लेसन पढ़ लिया था, है ना, वो मानव भूगोल वाला, है ना, मानव भूगोल की प्रकृति वाला जो क्षेत्र, विषय क्षेत्र और प्रकृति वाला लेसन, जिसका वीडियो हमने आपको भेजा था। आज हम लोग फर्स्ट बुक का ही, है ना, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसका आज हम लोग सेकेंड लेसन यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 क्या है आपका? टॉपिक का नाम क्या है? लेसन का नाम विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ठीक है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आज हम लोग इसका भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ज्योग्राफी की दोनों बुक हैं, अभी जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वो सेकेंड बुक थी, जिसमें हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा था। वहाँ भी हम लोगों ने जनसंख्या पढ़ी थी और भारत के बारे में पढ़ी थी। अब जो फर्स्ट बुक है इसमें पूरा विश्व के बारे में है ना। तो जो चीज़ हम लोगों ने सेकेंड बुक में इंडिया के उसमें पढ़ा था, भारत के संबंध में पढ़ा था, संदर्भ में, अब हम उन्हीं चीज़ों को फर्स्ट बुक में वर्ल्ड यानी संसार या विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना। तो ये भूगोल में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम एक टॉपिक को दोनों बुक में पढ़ते हैं, तो तैयारी हमारी करने में क्या होती है? आसानी होती है। तो ठीक है, तो आज हम लोग जो जनसंख्या पढ़ेंगे वो विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना। और जो सेकेंड बुक में पढ़ा था वो इंडिया के संदर्भ में था, ठीक है। तो टॉपिक में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण के, विश्व जनसंख्या वितरण में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, और दूसरा पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग आज कवर करेंगे: विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 21वीं शताब्दी, है ना, के प्रारंभ में, ठीक है, विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। हम लोग कौन से शताब्दी में रह रहे हैं? 19वीं, 20वीं या 21वीं? हम लोग 21वीं शताब्दी में है ना। तो जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी दर्ज करी गई? 600 करोड़, है ना। विश्व की जनसंख्या जो है वो सभी जगह कैसी है? असमान रूप से वितरित है, यानी जो उसका बसाव है जनसंख्या का विश्व में वो असमान मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या जो है जिस महाद्वीप में पाया जाता है वो एशिया महाद्वीप, और इस महाद्वीप में हम लोग भी आते हैं क्योंकि हमारा देश एशिया महाद्वीप में ही है। तो विश्व में जिस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वितरण है वो है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में एक बहुत बड़े हमारे क्या हैं, जो विद्वान है जॉर्ज बी क्रेसी, इन्होंने बहुत सुंदर टिप्पणी की है, क्योंकि एशिया में भी जनसंख्या का वितरण जो है वो कैसा है? असमान है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो इसके संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने एक बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यानी बहुत बड़े स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर यानी छोटे स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। तो है ना विडंबना कि बहुत बड़े क्षेत्र में कम लोग रह रहे हैं तो छोटे से क्षेत्र में बहुत लोग रह रहे हैं। तो ये किसने टिप्पणी की एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के संबंध में? जॉर्ज बी क्रेसी ने।
चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, है ना। तो प्रारूप का मतलब होता है कि जनसंख्या में जो जनसंख्या का जो वितरण है वो उसका जो कि रूपरेखा है ना, वो किस तरह से है। तो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है, वितरण का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। वितरण का मतलब यानी कि जो हमारा धरातल है या हमारी जो भूपृष्ठ है उस पर लोग किस प्रकार से क्या है, वितरित है। वितरण का मतलब वितरित, है ना। तो हमारी जो भूपृष्ठ किसको बोलते हैं, हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये जो बाहरी आवरण है जिस पर हम सब लोग रहते हैं, इसी को बोला जाता है भूपृष्ठ। तो हमारे इस भूपृष्ठ पर जनसंख्या या लोग किस प्रकार से वितरित हैं या किस तरह से उनका बसाव है, फैलाव है, इसी को बोला जाता है जनसंख्या का वितरण। तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है, यानी 90% जनसंख्या है, वो हमारे विश्व के यानी स्थल भाग के केवल 10% भाग पर क्या करती है, निवास करती है। यानी 90% जनसंख्या हमारे जो धरती है या स्थल भाग है उसके केवल 10% भाग पर निवास करती है ना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जिन देशों में पाई जाती है वो हमारे विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं, 10 सबसे सर्वाधिक आबाद देश हैं। आबाद मतलब अधिक जनसंख्या वाले देश। तो ये 10 देश कौन से हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, उसमें ये हैं आपके चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको। ये 10 विश्व के सर्वाधिक आबाद यानी जनसंख्या वाले देश हैं, है ना। इन 10 में से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं। अब वो 6 देश कौन से हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ये 6 देश हैं हमारे जो इन 10 देशों में से किस महाद्वीप में हैं, एशिया महाद्वीप में है ना। तो ये विडंबना है कि हमारा जो 90% जनसंख्या है वो स्थल के 10% पर क्या होती है, निवास करती है। और 10 देश ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है और उन 10 में से 6 जो हैं अकेले एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो ये हो गया बच्चों विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। अब चलते हैं जनसंख्या का जो हमारा असमान वितरण है या वितरण हो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले विश्व में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य 3 हैं। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में 4 मुख्य कारक आते हैं। एक है पहला जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरी है जलवायु, चौथी है मृदा। और आर्थिक कारक में 3 कारक आते हैं, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, है ना। तो ये हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनके बारे में जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारक कौन सा है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है ये। तो पहला कारक क्या है बच्चों, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कितने कारक आते हैं, 4। सबसे पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है मृदा यानी मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल की उपलब्धता। बच्चों जल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। जल के बिना हम कहते हैं ना जीवन नहीं। जल का उपयोग हम पीने के लिए, नहाने के लिए, हमने रोज़ का दैनिक कार्य में करते हैं। इसके अलावा जल का उपयोग जो है पशुओं को, है ना,
फसलों में, उद्योगों में, नौ संचालन में भी किया जाता है। यही कारण है बच्चों कि जो हमारी नदी घाटियाँ हैं, है ना, यानी नदी घाटी का मतलब जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, वो विश्व के सबसे ज़्यादा क्या हैं, सघन बसे हुए क्षेत्र। सघन मतलब घनी आबादी वाले क्षेत्र माने जाते हैं। नदी घाटी क्यों? क्योंकि यहाँ जल क्या है, उपलब्ध है, पानी की सुविधा है, और जहाँ पानी होगी वहाँ आबादी भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। दूसरा कारक क्या है, भू आकृति। अच्छा, हम आपसे पूछें कि आप कहाँ रहना चाहोगे, मैदानों में रहना चाहोगे कि पठारों में रहना चाहोगे कि पहाड़ों में रहना, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पसंद करेंगे कि हम मैदानों में ही रहना चाहेंगे। मतलब लोग मैदानों में रहने को ज़्यादा वरीयता देते हैं। क्यों वरीयता देते हैं लोग मैदानों में बसने के लिए? क्योंकि मैदान जो होते हैं ये वो क्षेत्र हैं जहाँ फसलों का उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए ये क्षेत्र क्या है, अनुकूल हैं, है ना। जबकि जो हमारा पहाड़ी भाग है, पर्वतीय भाग है, यहाँ परिवहन तंत्र यानी जो परिवहन के साधन हैं उनके विकास में ये क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं, बाधक होते हैं, है ना। इसलिए कृषि और औद्योगिक विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र अनुकूल नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ कम जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, जबकि जो हमारे समतल मैदान हैं वो घनी जनसंख्या वाले क्या होते हैं, क्षेत्र माने जाते। तो उदाहरण के लिए जो हमारा भारत का गंगा का मैदान है, यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाले क्षेत्रों में से क्या है बच्चों, एक है ना। और हिमालय जो है वो क्षेत्र कैसा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। मैदान ज़्यादा घने बसे होते हैं क्योंकि समतल है, समतल होने के वहाँ खेती हो सकती है, सड़कें बनाई जा सकती है, उद्योग के लिए अनुकूल हैं। जबकि पहाड़ी और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, है ना, वहाँ परिवहन का विकास नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ वो बाधक डालते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ कृषि और औद्योगिक विकास नहीं हो पाता, ये अनुकूल नहीं है इनके लिए। इसलिए हम पहाड़ी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या और मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो गंगा का मैदान जो है वो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। तीसरा कारक कौन सा है भौगोलिक में, जलवायु। जलवायु भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है ना, हमारे बसाव पर प्रभाव डालती है, ठीक है। अगर जलवायु क्या होगी बच्चों, विषम होगी, असुविधाजनक होगी, अस्वास्थ्यवर्धक होगी, तो लोग वहाँ पर कम बसते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए बहुत गर्म क्षेत्र है, रेगिस्तान है, या ठंडा क्षेत्र है, या बहुत बारिश वाला क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में मानव बसाव जो है कम पाया जाता, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र, यहाँ की जलवायु जो है वो मानव बसाव के लिए क्या है, असुविधाजनक है ना। तो यही कारण है बच्चों कि वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं जहाँ जलवायु कैसी है, सुविधाजनक है, स्वास्थ्यवर्धक है, लोगों के रहने के अनुकूल है। तो हमारे मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश इसीलिए घने बसे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, सुखद जलवायु है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, सुविधाजनक जलवायु है। और यही कारण है कि ये प्राचीन समय से ही, यानी इतिहास के आरंभिक कालों से ही लोगों को अपनी ओर क्या करते रहे हैं, आकर्षित करते रहे हैं। यानी इतिहास के आरंभ से ही ये प्रदेश क्या हैं, बसे हुए हैं और आज भी घनी आबादी वाले प्रदेश माने जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश और मानसूनी प्रदेश में घना बसा होने का कारण है यहाँ की सुखद जलवायु, है ना। सुखद का मतलब जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो। अब आता है चौथा कारण, क्या है, मिट्टी या मृदा। मिट्टी या मृदा सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है बच्चों, कृषि को प्रभावित करती है।
कि हमारा जो कृषि है यानी खेती है और इससे संबंधित और जितनी क्रियाएं हैं वो सब किससे जुड़ी होती निर्भर होती हैं, मिट्टी पर निर्भर होती हैं। अगर मृदा उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है, तो वहाँ क्या होगी, कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए वो मिट्टी क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी, उपयोगी होगी। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है ना, बंजर है, तो वो मिट्टी कृषि और अन्य क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। यही कारण है बच्चों कि जो विश्व में है ना दोमट मिट्टी वाले प्रदेश हैं, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश हैं, वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग बसते हैं, क्योंकि ये मृदा या मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होने के कारण इसमें गहन कृषि की जाती है ना। यानी ये मिट्टी गहन कृषि का क्या है बच्चों, आधार है। गहन कृषि किसको बोलते हैं, वो कृषि होती है जिस मिट्टी में साल में एक के बजाय कई फसलें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। यानी वो मिट्टी जिसमें वर्ष में एक के बजाय कई फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हों, उसको हम बोलते हैं गहन कृषि। तो दोमट मिट्टी इसी वाला क्षेत्र इसीलिए ज़्यादा घना बसा है क्योंकि वो मिट्टी गहन कृषि का क्या है, आधार है। जबकि उदाहरण के लिए हमारा राजस्थान की जो मिट्टी है वो रेतीली है, बलुई मिट्टी है। तो रेतीली और बलुई मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, कम उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। यानी ये विरल जनसंख्या वाला क्या है बच्चों, क्षेत्र है। क्योंकि रेतीली और बलुई मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है। तो मृदा या मिट्टी जो है वो भी जनसंख्या वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये हो गया भौगोलिक कारण में 4 कारण, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। अब चलते हैं, दूसरा कारक है वो है आर्थिक कारक। दूसरा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारण में भी 3 कारण आते हैं। पहला कारण है खनिज, दूसरा कारण है नगरीकरण, तीसरा कारण है औद्योगिकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखिए खनिज। खनिज जो हैं वो उद्योगों के लोग को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि दुनिया के विश्व के ज़्यादातर उद्योग किस पर निर्भर हैं बच्चों, खनिजों पर निर्भर। तो जहाँ खनिज के निक्षेप हैं, खनिजों के भंडार हैं, खनिजों के क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र किसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन पर आधारित उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जहाँ खनन होगा यानी खनिज निकालने का काम होगा, जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी यानी उद्योग धंधे होंगे, तो वहाँ रोजगार भी क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, है ना। यानी वो रोजगार भी क्या करेंगी, उत्पन्न करेंगी। और जहाँ रोजगार होंगे तो वहाँ कुशल यानी ट्रेंड और अर्धकुशल यानी जो अनट्रेंड श्रमिक हैं वो दोनों वहाँ क्या होंगे, उन क्षेत्रों में पहुँचेंगे। यानी वहाँ दोनों तरह के श्रमिक क्या होंगे, पहुँचेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग वाले हैं यानी कुशल हों, चाहे वो बिना ट्रेनिंग वाले हों यानी अर्धकुशल। और जब इन क्षेत्रों में श्रमिक पहुँचेंगे तो नेचुरली है बच्चों, इन क्षेत्रों की जनसंख्या को ये क्या बना देंगे, सघन बना देंगे। तो उदाहरण के लिए विश्व में इसका उदाहरण हम ले सकते हैं अफ्रीका, जहाँ बहुत कम आबादी पाई जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वहाँ जनसंख्या होने का कारण है खनिज। और उसका उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। अफ्रीका का कटंगा प्रांत है ना, कटंगा जगह है, ये कॉन्गो गणतंत्र है, कॉन्गो गणतंत्र राज्य है, उसमें है कटंगा क्षेत्र। ये तांबे की खान है यहाँ। और ज़ाम्बिया देश, ये है ज़ाम्बिया देश है ना अफ्रीका का। और कटंगा जो है, कांगो जो देश है उसका एक जगह है ना, क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्र जो हैं तांबे के लिए जाने जाते हैं, तांबे का उत्पादन होता है यहाँ। तो तांबे की खान होने से यहाँ पर जनसंख्या क्या है बच्चों, सघन जनसंख्या पाई जाती है ना। तो ये कटंगा और ज़ाम्बिया जो हैं, जो तांबे की पेटी हैं, ये सघन होने, जनसंख्या के सघन होने के एक बहुत
बड़े क्या हैं बच्चों, उदाहरण हैं। क्योंकि बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ अफ्रीका में जनसंख्या कम जो है वो पाई जाती है, और यहाँ जनसंख्या होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले तांबे की खानें। दूसरा कारण क्या है आर्थिक में, नगरीकरण। आप जानते हो हम लोग सब नगर में ही रहते हैं, है ना, गांव में नहीं रहते हैं। गांव में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ नागरिक जो सुविधाएं हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है। और नगरों में अच्छी बेहतर नागरिक क्या होती हैं, सुविधाएं होती हैं। अब ये नागरिक सुविधाएं क्या होती हैं, नागरिक सुविधाएं उनको कहते हैं जैसे रोजगार के बेहतर अवसर, है ना, शैक्षणिक जो हमारी संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है ना, और चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, परिवहन और संचार की सुविधा तथा नगरीय जीवन के लिए ये सभी लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि गांव में नागरिक सुविधाओं की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं इनको अपनी ओर क्या करती हैं, नगरों की ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और जब गांव के लोग यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों की ओर प्रवास करने लगते हैं तो नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, नगरों का आकार जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब नगरों का आकार बढ़ता तो उसको हम नगरीकरण के नाम से जानते हैं। अब आता है आर्थिक कारण में तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधे, है ना, तो शहर में बढ़ते हुए उद्योग धंधे तेजी से, जिसको हम औद्योगिकरण भी बोलते हैं, तो औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, है ना, और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसमें केवल कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ही नहीं होते हैं जो आकर्षित होते हैं, बल्कि इसके अलावा परिवहन चालक यानी जो गाड़ियों के ड्राइवर होते, परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले लोग भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र का औद्योगिकरण हो रहा है, मान लीजिए आपके ही शहर में ढेर सारे उद्योग लगा दिए जाएं, तो ये उद्योग ना केवल श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे बल्कि इन लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसका उदाहरण है बच्चों जापान देश। जापान का कोबे और ओसाका में घनी जनसंख्या होने का कारण है यहाँ पाए जाने वाले उद्योग। ये औद्योगिक है ना शहर हैं। ओसाका तो ये सब कपड़ा वाले उद्योग के क्षेत्र हैं। ओसाका, कोबे, तो यहाँ जनसंख्या होने का कारण क्या है, यहाँ पाए जाने वाले उद्योग। अब आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। जो हमारे धार्मिक शहर हैं जैसे बनारस है, प्रयागराज है ना, आपका हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तो ये लोगों को अपने धार्मिक है ना कारण से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को ना क्या करना पड़ता है, वहाँ अगर राजनीतिक अशांति है या सामाजिक अशांति है तो लोगों को वो क्षेत्र छोड़कर क्या होना पड़ता है, जाना पड़ता है। कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार जो है खुद लोगों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो है ना क्या हो, उस जगह को छोड़कर उन जगहों में चल जाएं जहाँ की जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है, यानी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चले जाएं। तो कभी कभी धार्मिक चीज़ें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, कभी कभी राजनीतिक अशांति या सामाजिक अशांति के कारण लोग चले जाते हैं छोड़कर दूसरी जगह, और कभी कभी सरकार प्रोत्साहित करती है लोगों को कि वो उस घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र को छोड़कर विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या हो जाएं, चले जाएं। तो ये हैं बच्चों विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण।
तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है बच्चों, दोनों बुक में आप इसको ज़रूर से तैयार करिए। ये आपका एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, विस्तृत दीर्घ प्रश्न है। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में ना आया होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका भाग हम लोग 2 पढ़ेंगे, ठीक है।